नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको जानकार लोगों से मिलवाते हैं और जो कुछ ताज़ा खबरें, बड़ी खबरें होती हैं उस पर चर्चा करते हैं ताकि कुछ इन डेप्थ मालूमात हमारी आपकी सभी की बढ़े। अभी इस वक्त पेगासस का मसला, जो जासूसी का मामला है, इजरायली कंपनी ने, NSO कंपनी ने मुख्तलिफ़ मुल्कों की, उनके मुताबिक सरकारों को उन्होंने वो स्पाईवेयर दिया है, जासूसी का सॉफ्टवेयर, जिसे आप आसान ज़बान में समझ सकते हैं। भारत सरकार उसको बार बार ये मना करने की कोशिश कर रही है कि हमने नहीं ख़रीदा, लेकिन सरकार संसद में बहस नहीं होने दे रही, उस पर कहीं कोई बात सामने खुल करके नहीं आ रही। ना प्रधानमंत्री जी कोई कोई बयान दे रहे हैं इस पर, ना ही होम मिनिस्टर, और बिल्कुल ऐसी खामोशी है और संसद में कोई कार्रवाई नहीं बढ़ पा रही है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं रविंद्र कुमार जी, जो राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं और वकील हैं जाने माने, और बहुत ही बड़े लोगों से एक तरह से टक्कर लेने का भी इनका मिजाज रहा है। नरसिम्हा राव, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने केस किया था और काफ़ी चर्चा में रहे थे उस ज़माने में। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप बताइए कि पेगासस के इस मसले को उठे हुए अब कुछ हफ्ते हो गए हैं, पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं होने दे रहे और हर दिन कार्रवाई जो है वो आगे नहीं बढ़ पाती। आप अब कहाँ महसूस कर रहे हैं, सरकार क्या कुछ करेगी? कहीं कोई एक्सेप्ट करने वाले मोड में आएगी या नहीं आएगी, या इसी तरह से इनकार करती रहेगी? क्या कुछ है, आप क्या समझे अभी तक क्या कुछ है? सरकार जो है एक भयंकर, जो है जिसे हम कहते हैं ट्रैफिक जाम, उसमें फंस गई है। सरकार ने, आपने देखा होगा कि आज ही बयान दिया है कि पेगासस के मुद्दे पर अब संसद में बहस इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने जो पिछली तारीख हुई उसमें ये कहा कि हम इस मामले पे सरकार को जाने बिना कोई आदेश नहीं देंगे, और आज के दिन भी ये मामला जो है सरकार के लिए सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के लिए सब जुडिस नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील ना पेश हुए हैं, ना उनको कोई नोटिस इशू हुआ है। तो सरकार एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर ये कह रही है कि हम संसद में इस पर बहस नहीं करवाएंगे। तो ये ऐसे ही है जैसे कोई औरत अपने आशिक को कहे कि मेरी कहीं जो है सगाई हो गई है, अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी, और पूरी दुनिया देखेगी उसके आगोश में जो है लिपटी हुई है। तो सरकार जो है इस तरह की बदचलन सरकार है, और ऐसी हालत में पेगासस का मुद्दा जो है सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। लेकिन ये इस हद तक सुप्रीम कोर्ट एक तरह से पैटर्नाइज कर रही है इस पॉलिटिकल, इसे मिसबिहेवियर कहा जाए या डेमोक्रेसी के साथ नाइंसाफ़ी कहा जाए, तो आप चूँकि वकील हैं, आखिर ये नौबत क्यों आ गई कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक तरह से ओपन स्पेस दे रही है सरकार को? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं वो अखबार पढ़ते हैं और वो जानते हैं कि संसद में क्या हो रहा है, और उन्हें ये इस बात का पूरा भान था कि अगर वो नोटिस कर देंगे पिछली डेट पे तो सरकार यही आड़ लेगी कि ये मामला सब जुडिस है। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगली डेट वो लगाई है जिस दिन पार्लियामेंट का अवसान हो जाए, पार्लियामेंट का सत्र जो है ख़त्म हो जाए, और तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट सुने। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये भी कहा है कि सरकार का कोई वकील जो है इस मामले में पेश नहीं हुआ। अक्सर ये होता है कि जो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उसमें सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल बिना बुलाए सिर्फ लिस्टिंग देखकर जो है पेश हो जाते हैं। मैंने सोनिया गांधी के ऊपर केस डाला था कि ये एक केस डाला था कि सोनिया गांधी के टाइम में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को जो है उसने अपने मतदाताओं से वोट लेने के लिए कमल महल एक हॉल है ताज मौर्य होटल में, और वहाँ पर जो है पार्टी दी थी और एक तरह से ब्राइब दी उसने अपने जो है वोटरों को। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, लिस्ट हुआ, हमने अपील की वहाँ पर, तो उस समय अटॉर्नी जनरल वहाँ पेश हुए थे। तो अटॉर्नी जनरल हमेशा वक्त से पहले पेश होते हैं। इसी तरह आप देखेंगे सॉलिसिटर जनरल हर जगह वक्त से पहले पेश होते हैं। लेकिन ये मुद्दा ऐसा था, इसमें सरकार का अदना सा स्टैंडिंग काउंसिल भी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई देखने के लिए मौजूद नहीं था, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भाई सरकार का कोई वकील पेश है सुप्रीम कोर्ट में, तो कोई जवाब नहीं मिला, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि हम जो है अगली सुनवाई पर जो मंगलवार को होगी उस दिन सरकार का वकील यहाँ पर होना चाहिए ताकि हम उसको सुनकर फिर आदेश पारित करें।
तो जो कैविट की एक बात परंपरा आपने सुनी होगी कि जो पक्ष होता है जिसे सबसे ज़्यादा प्रभाव मिलता है वो जाकर जो है कैविट हाई कोर्ट में भी फाइल करता है, सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल करता है। और वो इसलिए होता है कि हमें पूछे बिना, हमारी पीठ पर, हमारी जाने बिना कोई आदेश पारित ना हो। लेकिन इस मामले में देखेंगे कि सरकार चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट अपना आप जो है इस मामले पर संज्ञान ले और कोई ऐसा कदम उठाए जिससे उसे मौका मिल जाए ये कहने का कि मामला सब जुडिस हो गया है। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आज के दिन ये मामला सब जुडिस है भी और नहीं भी है, लेकिन सरकार ये मान रही है कि सब जुडिस है, तो इसका मतलब है कि सरकार को लगता है कि उसका गले में जो फंदा जो है पड़ा हुआ है और वो जो है उसे मजबूरन होकर, चाहे वो बेहयाई कहें या उसकी शर्म कहें या उसकी एक तरह से आप कहें कि बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट में अब उसे मंगलवार को पेश होकर नोटिस को स्वीकार भी करना पड़ेगा और असलियत भी बतानी पड़ेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पहले याचिकाकर्ताओं से पूछे थे कि आप ये बताइए कि आपने इसमें सरकार को इसकी जो है अपनी जो पिटीशन है क्यों नहीं दी। एक सवाल ये था कि आप इससे प्रभावित थे तो आपने 2 साल पहले इस पर क्यों नहीं शिकायत की। तीसरा उन्होंने कहा कि आपने कोई इस पर खोजबीन नहीं की, सिर्फ अखबारों की या विदेशी मीडिया की कटिंग लगाई है। तो इन सारे सवालों पर अब सरकार को मंगलवार को जवाब देना है, लेकिन सरकार जो है संसदीय सत्र को बहजाना इसलिए देना चाहती है क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि ऑफिशियल रिकॉर्ड पे, संसद के रिकॉर्ड पर कोई भी बात हो। आप देखेंगे मोदी सरकार एक बड़ी विचित्र सरकार है जिसकी जबान पर चीन का नाम नहीं आता, जिसकी जबान पर कभी आप देखें बेरोजगारी का जिक्र नहीं आता, जिसकी जुबान पर महंगाई का जिक्र नहीं आता, संसद में कभी नहीं आया। इसी तरह लोग भूख से मर जाते हैं तो वो कहती है कि लोग भूख से नहीं मरे। इसका इंजर जो होते हैं जो नालियाँ साफ़ करते हैं कि वो कहेंगे जी कोई आदमी नहीं मरा, वो ये कह देते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। तो ये सरकार ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में सिर्फ झूठ बोलती है और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करती। और इसीलिए पेगासस के बारे में जो विपक्ष की एक मांग है कि एक संसदीय समिति बननी चाहिए, तो इस पर सरकार ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है, ना पक्ष में ना विपक्ष में। और इसीलिए वो संसद को गुमराह रखना चाहती है और संसद के माध्यम से पूरी देश की जनता को गुमराह रखना चाहती है। और वो समझती है कि हमने, जैसे बिल्ली सोचती है कि भाई मैं कबूतर को देख रही हूँ, कबूतर सोचता है कि मैंने आँख बंद कर ली, मैं बिल्ली को नहीं देख रहा, तो बिल्ली तो देख रही है, तो झपट्टा पड़ेगा ही। तो इसलिए मोदी सरकार जो है कबूतर की तरह अगर आँख बंद कर लेती है तब भी पेगासस से उसकी कोई मुक्ति नहीं है, ये मेरा कहना। अच्छा, इसका जो इंटरनेशनल जो रुख है वो कई मुल्कों में बाकायदा अब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। फ्रांस में ख़ास तौर पर और वहाँ के तो प्रेसिडेंट का भी मोबाइल, बेचारे को ये कहना पड़ा कि मैंने अपना मोबाइल बदल दिया है। मतलब ये कितनी अजीब स्थिति लगती है कि किसी मुल्क का प्रेसिडेंट अपने प्रेसिडेंट हाउस में, यानी जो सबसे ताकत की जगह होती है, वहाँ बैठ के भी सेफ सिक्योर महसूस नहीं कर रहा है। तो ऐसी अजीब सी हालत में भारत सरकार इससे जांच से बच करके क्या होगा? अगर विदेशों में जांच होकर के ये चीज़ सामने आ जाए तो भारत भी एक उनकी ज़बान में एक कस्टमर है जैसे दूसरे देश हैं। हाँ। तो वो तो बात यहाँ पे भी लागू हो जाएगी। आपने जो बात की एनामुअल मैक्रा की, तो मैक्रो जो है फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और एक तरह से फ्रांस जो है दुनिया के सबसे विकसित राष्ट्रों में से एक है। जी जी जी। जो राफेल हम खरीद रहे हैं वो फ्रांस का ही है। जी जी जी। तो ऐसी हालत में फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ जब इस तरह की बात हो रही है और उन सारे जो पत्रकार हैं जिन्होंने कि राफेल जांच में रिश्वत लेने देने की जांच की, तो उनके खिलाफ भी जो है जांच हो रही है। हाँ, वो फ्रांस में जांच हो रही है। तो एक तरह से देखिए कि फ्रांस जैसे राष्ट्र में अगर पेगासस जो है सेंध लगा सकता है और वहाँ की सरकार इस बात को सीरियसली लेती है, क्योंकि एक तरह से देखिए किसी भी आदमी की निजता पर यह हमला है। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, एक मुकदमा बड़ा चला जब आधार कार्ड शुरू हुआ और आधार का विरोध करते हुए जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो UIDAI है, हाँ। उसके खिलाफ जो है मुकदमा किया था हिंदुस्तान के एक निवृत्तमान न्यायाधीश ने। वो था KS पुट्टास्वामी का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि 9 जजों ने एक मत होकर ये कहा कि आदमी की जो प्राइवेसी है उसका अधिकार, उसका एक जन्म सिद्ध अधिकार है और ये उसका मूल अधिकार है। और 9 जजों ने जब ये कहा तो ये UIDAI में तो ये था कि वो आपके बायोमेट्रिक्स के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में था। बायोमेट्रिक्स होता है कि आपकी आँख की पुतली का जो फिल्म है वो, आपका जो बाकी और बॉडी की जो इन्फॉर्मेशन है वो,
उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों ने कहा था कि ये व्यक्ति की निजता का अधिकार है। और निजता के अधिकार के लिए बार बार जब ये झगड़ा हुआ, आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप का झगड़ा हुआ, फेसबुक का झगड़ा हुआ, गूगल का झगड़ा हुआ, और उसमें ये बार बार बात आई कि भाई आप जो है ट्विटर वालों ने कहा कि भाई निजता का अधिकार जो बड़ा अधिकार है और वो सुरक्षित नहीं है। सरकार ने जो नया जो है IT एक्ट में संशोधन किया है, तो उसमें उस समय जो है इस बात की बात उठी थी कि भाई आदमी का जो बायोडाटा है या डाटा है उसको कैसे सेव किया जाए। और तब जो है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एक बिल बनाने के लिए कमेटी बनी थी BN श्री कृष्णा के अध्यक्षता में, और उस कमेटी ने कहा था कि प्रोटेक्शन ऑफ डाटा यानी पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल वो 2019 से लंबित है। 5 दिसंबर को वो जो है 5 दिसंबर 2019 को उसे हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है संसद में रखा गया था। और इस सरकार ने उस डाटा प्रोटेक्शन बिल के खिलाफ जो है या उसके पक्ष में कोई कदम नहीं उठाया है, और उसे कह दिया जी संसदीय जांच समिति जो है वो इसकी जाँच कर रही है, वो उसके विचाराधीन है। तो आदमी का जो पर्सनल डाटा है उसमें क्या क्या लिखा है उस डाटा प्रोटेक्शन एक्ट में? उसमें लिखा है कि आदमी का सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, सेक्सुअल उसकी हैबिट्स क्या हैं, वो मेल है या फीमेल है, वो जो है होमोसेक्सुअल है हेटेरोसेक्सुअल है, उसकी जो है और जो बायोमेट्रिक जो डिटेल्स हैं वो क्या है, उसकी जो है सेक्सुअल लाइफ कैसी है, इसके प्रोटेक्शन की व्यवस्था है। और ये पेगासस जो है ये उन सबको एक तरह से बायोमेट्रिक से आगे बढ़ गया। ये आपके कैमरे को ऑन कर लेता है, आप कपड़े बदलना है तो ऑन कर लेगा, आप अगर बाथरूम में मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो आपकी फ़ोटो खींच लेगा, ये आपके संदेश भेज देगा, ये आपके ईमेल भेज देगा, ईमेल पढ़ लेगा, आप किसी से क्या बात कर रहे हैं, कौन सी बात आपने सेव की है, कौन सी ब्लू फिल्म आपने कब देखी है, ये भी देख लेगा। और ये उससे ज़्यादा खतरनाक है, यानी जो बिल बना बिल से ज़्यादा ये 10 कदम आगे की जो है जाँच हो रही है। और ये जो पूरा का पूरा पेगासस का ऐप है ये भारत सरकार ने खरीदा है। NSO कंपनी जैसे बनाया है पेगासस, वो कहती है कि हम सिर्फ उन राज्यों को भेजते हैं, केंद्र सरकारों को भेजते हैं जो कि किसी भी देश में संप्रभु सरकार होती है। तो भारत सरकार को उन्होंने कहा है कि और उसमें भी जिम्मेदार सरकार तो हर सरकार कहेगी, क्योंकि कोई भी आदमी अपने कस्टमर को नहीं कहेगा मेरा कस्टमर बेवकूफ़ है। ये तो कस्टमर की एक तरह से मसाजिंग होती है कि उसको आप कहोगे कि आप जैसे आप बड़े इज्जत वाले हो। नहीं, आप कोई भी मान लो शर्ट खरीदने जाए तो वो लड़की आके कहेगी सर यहाँ पे बड़ी सज रही है, तो वो आपको पैम्पर करना एक फर्ज होता है। तो NSO ने इनको पैम्पर किया है। लेकिन NSO ने ये भी कहा है कि हम जो है सिर्फ उन सरकारों को भेजते हैं जो कि हमारे पैसे देती है। अब पेगासस का एक ऐप जो है वो आप समझिए 60 करोड़ रुपए का आता है, जिसमें 50 लोगों की आप जांच कर सकते हैं। तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए अगर एक आदमी के लिए आप पेगासस का इस्तेमाल करने के लिए खर्च कर रहे हैं तो ये आम आदमी नहीं खर्च करेगा। दूसरा, आपको 24 घंटे उसकी सर्विलेंस करनी है, तो कम से कम 3 आदमी चाहिए जो उसके मोबाइल में क्या जा रहा है उसमें जाके देखें। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब हम ये जो भीमा कोरेगांव की बात आती है और उसमें आया कि आर्सेनल जो कंपनी थी उससे कहा कि 6-6 आदमी लगकर एक आदमी के जो कंप्यूटर में जो मालवेयर हम डालते हैं उसका वो मॉनिटरिंग करते हैं। अब 6 आदमी बैठ के एक आदमी का मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो कितने ज़्यादा आपको रिसोर्सेज चाहिए। ये रिसोर्सेज टाइम के भी चाहिए, अकल के भी चाहिए, पैसे के भी चाहिए, कमरा किराए पे लेने के लिए भी चाहिए। तो आर्सेनल जो कंपनी है उसने भीमा कोरेगांव में बताया कि पूरा का पूरा ये आरोप जो है कि इन्होंने के जितने भी ईमेल वगैरह हैं, इनके सॉफ्टवेयर हैं, उनमें जो है मालवेयर डाला गया है। मालवेयर मतलब ट्रोजन हॉर्स डाला गया है या करप्ट किया गया है उनके सिस्टम को। तो ये पेगासस जो है ये यही काम करता है। पहले वाली जो ऐप था वो बड़ा सूक्ष्म तरीके से करता था, लेकिन उसकी कैपेसिटी सीमित थी। इसकी कैपेसिटी ये है कि ये आपके कंप्यूटर को, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम एक केस कर रहे थे, वो हसन अली का केस था, घोड़े वाला पूना वाला। जी जी। तो उसके दौरान जब उसके पूरे के पूरे उन्होंने लैपटॉप को ले लिया और लैपटॉप की जो है उसकी हार्ड डिस्क की कॉपी की, तो कॉपी में मैंने उससे पूछा भाई ये तुम क्या करते हो, इससे क्या होता है? तो मैं आपको बता रहा हूँ 2004 की बात। तो 2004 में उसने बताया कि जी हम जो है अगर मान लो ए शब्द आपने टाइप किया तो वो अलग आएगा, और अगर वही जो है आपने काजमी साहब ने टाइप किया तो वो एक ही फ़ोन पे आपने प्रेशर डाला पता चल जाएगा, और 100 साल बाद भी मालूम किया जा सकता है कि ए जो है ये रविंदर कुमार ने टाइप किया है या काजमी साहब ने टाइप किया।
तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी है और ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि ये जो है आपने जो सोचा भी नहीं वो भी टाइप कर देगा। और टाइप करने के बाद भारत सरकार के पास चूंकि उसकी सारी रिकॉर्डिंग है, वो कही थी काजमी साहब ने ये भारत सरकार के बारे में, मोदी जी के बारे में, या देश के हितों के खिलाफ, या देश की सेना के खिलाफ, या देश में जासूसी की, उसके खिलाफ जो है ये किया है और इसलिए वो आपको बंद कर देंगे और यूएपीए लगा देंगे, एनआईए आपकी जांच करेगी और आदमी की जो है जुबान जो है बंद कर दी जाएगी। और जासूसी करना, आप समझिए जासूसी करना कितना अपराध है। जासूसी करने की सजा क्या है? मौत है। आपने देखा होगा 2020 में तो जनरल सुलेमानी का जब हत्या की गई, अमेरिकन सीआईए ने हत्या की उनकी, उसके बाद जब जांच हुई तो पता सीआईए के 17 लोगों ने जासूसी की और 17 के 17 लोगों को जुलाई 2020 में ही ईरान ने उनको फांसी पे चढ़ा दिया, 20 लोगों को फांसी हुई। इसी तरह हम देखेंगे हमारे कुलभूषण जाधव जो बंद हैं, वो भी पाकिस्तान में इसी अपराध में बंद है कि भाई वो जासूस थे। उससे पहले सरजीत की जो मौत हुई उसके ऊपर भी यही आरोप था। उससे पहले एक रविंदर कौशिक नाम का एक हमारा यानी रॉ का एजेंट था जो 1975 में पाकिस्तान में गया और पाकिस्तान की सेना में मेजर बन गया। मेजर बनने के बाद उसकी जो है 2001 में या एक तरह से हत्या हो गई और हत्या होने के बाद तब उसके नाम पर इंदिरा गांधी ने उसका नाम दिया था कि ये जो है ब्लैक टाइगर है और एक था टाइगर फिल्म उसी पे बनी। तो उस आदमी ने मरते समय आखिरी अपना मैसेज अपने घर वालों को बोला कि ये बड़ा जो है ऐसा काम है जासूसी करना कि जिसमें आदमी की जान चली जाती है और जिस देश के लिए वो काम करता है वो देश उसको सम्मान भी नहीं देता, मानता भी नहीं कि हमारा है, क्योंकि जासूस के बारे में सरकार का हमेशा कदम होता है ये हमारा जासूस नहीं है। तो पेगासस के मामले में भी भारत सरकार का ये कहना है ये हमारा पेगासस नहीं है, ये हमारा ऐप नहीं है, हमने नहीं खरीदा। यानी आप समझिए कि ये ऐसी बात है कि जैसे एक आदमी दूसरे आदमी से लड़ रहा था कि तुम मेरा छाता ले गए थे वापस कर दो। तो पहले वाले ने कहा पहली बात तो मैंने तुमसे छाता नहीं ले गया, दूसरी बात यह है कि अगर आपने छाता दिया होगा तो मैंने वापस कर दिया होगा, और तीसरी बात यह है कि मैं छाते का इस्तेमाल ही नहीं करता। तो अब आपको जो अच्छा लगे वो अपना मान लो। तो भारत सरकार जो है इसी तरह समझती है कि वो कोई भी बातों के जंजाल में फंसा कर लेगी और इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार में सबसे ईमानदार, सबसे सक्षम, सबसे पोल खोलने वाले अगर कोई मंत्री हैं तो रविशंकर प्रसाद है। उन्होंने पहले भी कहा 45 देश जो है पेगासस खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? भारत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? कल भी उन्होंने कहा कि पेगासस के मुद्दे को उठाकर जो है अपोजिशन जो है और मुद्दों से देश का ध्यान भटकाना चाहता है। तो रविशंकर प्रसाद को इसका मतलब मैं कहूँगा पेगासस की पूरी जानकारी है और उनको सारा पता है। और जो आईटी मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, जिनका खुद का टेलीफोन जो है पेगासस के माध्यम से हैक हो रहा था, स्मृति ईरानी का हैक हो रहा था, तो मैं देखता हूँ स्मृति ईरानी बोलना ही बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि उसको यही गम बैठ गया कि भाई मेरे बारे में पता नहीं कौन कौन सी सूचनाएं सही या गलत जो है दूसरे तक पहुंच गई है। तो एक बड़ा सवाल यह है कि क्या पेगासस में किसी को सज़ा मिलेगी? तो मेरे से कई लोग पूछते हैं, तो मैं कहता हूं कि इस देश के कानून के मुताबिक, और अब सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है जिसमें कि पता लगे सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे अरुण मिश्रा, उनकी भी जांच पेगासस में हो रही थी। जी जी जी। तो सरकार तो बिना भेदभाव के सबकी जांच कर रही थी। तो मुझे लगता है कि इस मामले में 3 लोग हमेशा जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, एक नरेंद्र मोदी, एक हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, और तीसरे हमारे जो एनएसए हैं डोभाल। ये तीनों जो है ज़रूर इसमें जिम्मेदार माने जाएंगे। और मैंने जैसे कहा कि पेगासस या जासूसी की सज़ा जो मौत होती है, और अरुण जेटली की जब जांच 2013 में इसी तरह की जांच हुई थी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, दिल्ली पुलिस ने जिसकी जांच की थी, तो उसमें सेक्शन लगा था 420, सेक्शन लगा था 464, 467, 468, 471, 120B और 66 सेक्शन आईटी एक्ट का। तो इन सबको मिलाकर अगर आप देखें, और उस समय भी किसकी जांच कर रही थी? उस समय जांच हो रही थी नितिन गडकरी की, विजय गोयल की, और एक प्राइवेट पर्सन कह लीजिए या बीजेपी के बड़े करीबी एक नेता थे वो उनकी। तो ये सारी बातें जो है ये बार छन कर बाहर सामने आ रही हैं कि आज के दिन जो है सबसे बड़ी बात जो है कि पेगासस को एक तरह से भारत सरकार मान्यता दे रही है, संरक्षण दे रही है, और इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई आदमी है तो मैं कहूँगा कि गोगोई साहब जो हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस थे वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। आपको शायद याद नहीं होगा, मैं लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है, मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने सीबीआई को कहा था कि तुम जो है हमारी रजिस्ट्री पे निगाह रखोगे। सीबीआई के 4 अफसरों की नियुक्ति उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में कराई थी। तो रजिस्ट्री में अगर आदमी की ड्यूटी है सीबीआई के आदमी की, तो वो आईबी का भी आदमी हो सकता है, और वो जो रजिस्ट्री का आदमी है वो जज के चैम्बर में भी जाएगा, जज के घर में भी जाएगा, जज के पर्सनल ऑफिस में भी जाएगा, और वहाँ पर वो जो है कोई भी यंत्र जो है वहाँ लगा सकता है। और आज तक उनको हटाया नहीं गया। यानी हमारे जो प्रधान न्यायाधीश हैं आज के रमन्ना, उन्होंने भी उनको हटाया नहीं है। तो ऐसी हालत में जो है जासूसी की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है,
हमारे राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने भी कहा मेरी भी जासूसी होती है। राजनाथ सिंह ने भी एक बार कहा मेरी भी जासूसी होती है। तो जासूसी का तंत्र फैला है, लेकिन जासूसी की कमांड जो है एक ही आदमी के हाथ में होती है, प्रधानमंत्री होता है, और आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो ऐसी हालत में मैं कह सकता हूँ नरेंद्र मोदी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें सारा सच पता है, लेकिन वो बोलते नहीं, सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए। कभी कहेंगे कि ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख देता हूँ, कभी कहेंगे जी हमें गोल्ड मिल गया तो बड़ी खुशी की बात है, आज जैसे हमें गोल्ड मिला ओलंपिक में। तो इस तरह की बातें वो भटकाने की बात जरूर करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि पेगासस के जाल से, मकड़ जाल से वो छूट नहीं पाएंगे, और एक ना एक दिन जो है उनको इस बात का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने बहुत ही काम की बातें बताई, और ख़ास तौर पे जो आखिर में बताया कि किसको सज़ा मिलेगी, और सज़ा मिल सकती है 3 लोगों को। आखिर में आपने नतीजे के तौर पे बताया कि मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा, और हो सकता है उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़े। तो ये बहुत ही अजीब संगीन सूरत हाल है। हमें सभी को, पूरे देश के लोगों को सोचने समझने की, गौर करने की ज़रूरत है। और जो बात आपने बताई कि सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद CBI को वहाँ पर लगाया, खुफिया के लोग जजों के चैम्बर में और उनके घरों तक भी पहुँच रखते हैं, तो कहाँ क्या कुछ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल अचंभे की बात नहीं है। हर जगह हर एक की जासूसी हो रही है, कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा है वो सब सरकार जानना चाहती है। और सरकार का मतलब पूरी सरकार नहीं है, एक ही आदमी है, 3 आदमी हैं। 3 आदमी हैं। तो ये 3 आदमी हैं जो देश को चला रहे हैं, इन्हीं को जवाब देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।